पता नहीं ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा था। क्यों? नहीं पता सर, 2 बार जब किए तब हुआ। अच्छा, चलिए सेशन को शुरू किया जाए फटाफट। अरे ये क्या, कौन सा स्लाइड आ गया आप लोग का? दिस वन इज अनदर स्लाइड, वो स्लाइड आपका दूसरा है। जैसा कि पता है आज आपको फिजिक्स का क्लास कंटिन्यू होगा, ठीक है? यस सर। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत फिजिक्स के प्रीवियस क्लासेस में, एनी इश्यूज देन आस्क, ओके? अगर किसी भी प्रकार का इश्यू है तो बताइएगा, क्योंकि आज से मैं शुरू कर रहा हूँ साउंड। यस सर। सभी कोई नोटबुक लेके बैठिएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहा है, साउंड। साउंड के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म, और उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी पे लाके आपको छोड़ देंगे, ठीक है? विस्कोसिटी क्लियर था? विस्कोसिटी क्लियर था ना जी? यस सर। सर स्लाइड नहीं दिख रहा है सर। स्लाइड नहीं दिख रहा है? नो सर। ओके। अब दिख गया स्लाइड? यस सर। खुशी तुम टेस्ट देने, निधि तुम लोग टेस्ट देने क्यों नहीं आती हो सेंटर पे? सर मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता। एक दिन गए तो सर खड़े रह गए वहां फ्रीगेट पे, बस ही नहीं मिला। अरे कौन सा तुम जगह पे आते? नेहा को पूछना, नेहा तुम्हारे पास से आती है। यस सर, तो वो बघमारा से आती है, हमको बघमारा जाना पड़ेगा ना फिर। नहीं तो एक दिन वीक में या फिर अल्टरनेट करके आ जाया करो ना। ठीक है सर, हम बोले थे दीदी को कि इस बार देखते हैं। पिछला बार तो गए खड़े रहे करा दे, तो उसके बाद घर आ गए। ओह अच्छा, नहीं देख लेना यस सर, थोड़ा वहां के क्योंकि हमको टेस्ट देना जरूरी था। टेस्ट नहीं देंगे तो फिर कैसे खेलेंगे। देखो अभी जो है मैं बता रहा हूँ कि जेएसएससी जो है आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है? यस सर। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इसके लिए टेंडर इशू कर दिया गया है। तो जब भी ऑनलाइन होता है ना तो चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं। इतनी फास्ट होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 मंथ के अंदर वैकेंसी निकलेगा और एग्जाम लेके बैठ जाएगा वो, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है नियमावली के कारण। अच्छा, अब जो नियमावली है एक्चुअली जो 1 तारीख को है, मतलब 1 दिसंबर को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है। इससे पहले गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई है। इसने सारे मुखियों को आदेश दिया है कि आपका खतियान हो या खतियान ना हो, अगर मुखिया लिख के दे देता है कि आप फलाने जाति के हैं और आप इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, तो आपका जातीय आवासीय सब बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर से जो है वो बैकफुट पे आ गई गवर्नमेंट। इसका मतलब एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने को है, ठीक है? तो सर हम लोग को तो सर हम लोग तो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मतलब जातीय ही बनवाना पड़ेगा क्या सर? कोई जरूरत नहीं, आप रिजर्वेशन चाहिएगा तब जाती है, नहीं रिजर्वेशन चाहिए तो कोई जातीय की जरूरत हम नहीं लोग को पड़ेगी। क्या रिजर्वेशन मिलेगा? हम लोग तो जनरल वाले हैं। हाँ तो बात खत्म है, तुम लोग को मतलब ही नहीं, तुम या तो 10th यहाँ से होना चाहिए या तो 12th यस। होना चाहिए। यस सर, दोनों बात है सर। हो गया, बात खत्म है। कोई यस ऑब्जेक्शन नहीं, सर। एकदम तैयारी में जुड़ जाओ, और जबरदस्त वैकेंसी है। और इसको यस सर। इसको ले लेना, मैं ये कहता हूँ। देखो मैं बोलोगे सर आप बार बार क्यों कहते हैं, बार बार कहने के पीछे मेरा भी स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि अगर यस हमारे सर। यहाँ से बच्चे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक यस है? सर, तब फिर। तो इसीलिए हम इतने परेशान और परेशान हैं, मतलब कि आप लोग की कोर्स खत्म हो रही है, तो आप लोग से उम्मीद ना रखे तो किससे रखे, ये पहले बताइए। यस सर। यस सर। तो इसलिए अब हम लोग रिवीजन मांगेंगे फटाफट। इसके बाद इकोनॉमिक्स आपका होगा, 3 से 4 टॉपिक बचा हुआ फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स शुरू होगा। और इकोनॉमिक्स एक तरफ इकोनॉमिक्स होगा, फिर से आपका 2 क्लास शुरू हो जाएगा, एक रिवीजन और दूसरा क्लास, ठीक है? यस सर। चलिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं साउंड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। आप लोग डेली बोलते हो, डेली सुनते हो, ये क्या इसको फील करते हो, ये है क्या? साउंड क्या है? साउंड आखिर में निकलता कैसे है? हाउ द साउंड इज रेज, और साउंड फिर मूव कैसे करता है? चलो साउंड इस तरह से मूव करता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? साउंड क्या एक वेव है? साउंड एक वेव है या क्या है? ये सारी बातों की जानकारी हम लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। क्लियर है? आइए हम लोग देखना चाहते हैं कि साउंड एक वेव है कि साउंड एक ध्वनि है। अरे यार ये क्या हो गया?
लाइन पे बने रहिएगा। हाँ जी, साउंड क्या है बताइए, तब तक सोच के बता सकते हैं आप, साउंड क्या है। कभी किसी को सुना होगा कि बहुत तेजी से बोलता है, कभी किसी को सुना होगा काफी धीरे बोलता है। इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति में जितनी ऊर्जा है उस हिसाब से वो साउंड को बाहर निकाल सकता है। इसका मतलब जब उस ऊर्जा के बराबर ही साउंड निकाल सकता है, तो क्या मैं साउंड को एक एनर्जी नहीं कह सकता हूँ? साउंड एक ऊर्जा नहीं है? अगर ऊर्जा नहीं होगा तो आप एक किसी पेपर को, पतला पेपर लीजिएगा और उस पेपर को सामने ऐसे रख लीजिएगा और बोलिएगा, तो पता चलेगा वो पेपर हिल रहा है। पेपर हिलने का मतलब है इस साउंड में क्या है, किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा जरूर है। क्लियर है? जैसे कि आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऊर्जा है। जैसे देखते होंगे हीट, हीट भी क्या है, एनर्जी है। और लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है। तो साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे सारे क्या है, ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। दिस ऑल आर द टाइप ऑफ एनर्जी। अगर बात करते हैं हम साउंड की, तो साउंड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। साउंड को तभी हम साउंड कह पाते हैं या रियल साउंड कह पाते हैं जब वह किसी के द्वारा सेंस के रूप में समझ लिया जाता है। तो साउंड क्या है, एक इंपॉर्टेंट सेंसेस है, किसका, ह्यूमन बॉडी का। अब बात करते हैं डियर, आपको पता होना चाहिए कि जो साइंस के जो पोर्शन होते हैं, अगर आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठते हो, आने वाले जेपीएससी में बैठ रहे हो, तो 20-20 नंबर का सवाल आता है जिसमें से साउंड से सवाल जरूर आते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड, और साउंड में हम देखते हैं कि साउंड क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी जिसको ह्यूमन सेंस के द्वारा फील किया जा सकता है। साउंड कभी कभी आपको देखना मधुर भी हो सकता है, साउंड कभी भी आपको डिस्टरबेंस भी कर सकता है। तो जब साउंड आपको डिस्टरबेंस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं, या नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं, ध्वनि पॉल्यूशन कहते हैं। विच आर सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप ऑफ साउंड इन ऑल टाइम। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साउंड को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अक्सर देखने को मिल जाता है। अगर हम साउंड की बात करते हैं तो यह एक तरह का वाइब्रेशंस है। ये निकलता कैसे, हमारे वॉइस बॉक्स से निकलता है, और वॉइस बॉक्स लैरिंक्स और फेरिंक्स के बीच में होता है, और यह एक वाइब्रेशन का रूप है। मतलब यह एक घर्षण है, यह एक घर्षण है, इस घर्षण से साउंड निकलती है। तो जब भी घर्षण करते होगे तो क्या लगाते होगे, एनर्जी। तो इसका एक ही रूप है क्या, साउंड। तो साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर है जी। तो साउंड क्या है, एक तरह का एनर्जी है, हिंदी में भी लिखा। अब साउंड इज ए वाइब्रेशन, किस तरह का एनर्जी है, तो ये वाइब्रेशन एनर्जी है दैट प्रोपगेट एज एन एक्वास्टिक वेव थ्रू ए ट्रांसमिशन मीडियम सच एज गैस, लिक्विड और सॉलिड। देखिएगा, साउंड एक एनर्जी है, लेकिन इसका अगर प्रोपगेशन चाहते हो तो उसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम होता है। अगर माध्यम को हटा दोगे तो साउंड को कभी नहीं सुन पाओगे। अगर आपने बचपन में खेला होगा, एक माचिस लेते हैं, इस तिल्ली में एक धागे को बांध देते हैं, फिर इस तिल्ली में एक माचिस लेते हैं, एक धागे को बांध देते हैं, यहाँ से आप धीरे से बोलते हो तो यहाँ इसको सुनाई पड़ जाता है। पड़ जाता था कि नहीं पड़ जाता था? ऐसा खेल खेले हो तो खेलना चाहिए। इसका मतलब ये साउंड जो है टफ क्रश टफ क्रश टफ क्रश के माध्यम से चलता रहता है। इसलिए साउंड को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूडिनल वेव भी कहा जाता है। साउंड को लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहा जाता है। अगर कहीं भी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। रेल की पटरी पर अगर आप कान लगाते हो, है ना, तो आपको साउंड सुना देता है, और बीच में जाके कोई अगर पटरी काट देगा, आते हुए ट्रेन की ध्वनि आपको दूर से सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि साउंड का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, मीडियम पे पड़ता है। इसलिए ध्वनि एक कंपन है जो एक संचरण माध्यम से, जैसे जिसका संचरण मतलब प्रोपगेशन गैस, तरल, ठोस के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह अब जाता है। इसका जीता जागता नमूना, अगर आप लखनऊ गए होगे तो लखनऊ में एक बड़ा इमाम बाड़ा है। गदर मूवी जानते हो, गदर मूवी, सनी देओल वाली मूवी, इसी इमाम बाड़ा में शूटिंग हुई थी। जो देखना कि वो नल को कबाड़ देता है, तो वहां पे जाओगे इमाम बाड़ा की इस दीवार में कुछ रगड़ोगे तो इस दीवार से उस दीवार तक सुनाई पड़ता है। और ये यहाँ पे धीरे से भी बोलोगे ना तो काफी डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस पे भी आपको सुनाई पड़ता है। जैसे आप बोलोगे हेलो तो यहाँ हेलो सुनाई पड़ता है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे एक डेंसर या रेरर मीडियम मौजूद है। आइए, साउंड वेव का क्या करेक्टर होता है? साउंड एक तरंग है, साउंड एक एनर्जी का तरंग है, यह एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसमें इसकी विशेषता क्या है? तो ध्वनि क्या समझने के बाद आइए हम समझते हैं ध्वनि तरंग की विशेषताओं का अध्ययन करें। लगातार दो चोटियों या गर्त, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये क्या है, टफ है, ये क्या है, क्रस्ट है, ये क्या है, टफ है, ये क्या है, क्रस्ट है, ये टफ है, क्रस्ट है। इस तरह से साउंड प्रोपगेशन करता है। देखो साउंड जब पिक पे पहुंच जाता है, फिर एनर्जी को रिवाइव करने के लिए नीचे आता है और फिर एनर्जी लेके ऊपर पहुंच जाता है, फिर एनर्जी लेके नीचे आता है, फिर एनर्जी को रिवाइव करता है, फिर एनर्जी लेने आता है, फिर रिवाइव करता है। इस तरह से साउंड जो है टाइम के साथ साथ प्रोपगेट करता रहता है। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता है, किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। अगर कोई साउंड कम समय में आपके पास जल्दी पहुंच गया या कोई साउंड अधिक समय में आपके पास पहुंचा, तो इस डिपेंड करता है साउंड के फ्रीक्वेंसी पे। और साउंड की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि ये एक या तो टफ या तो एक क्रस्ट, इस दोनों के बीच में कितना वो समय लेता है। मान लो जल्दी जल्दी प्रोपेगेट कर रहा है तो जल्दी आपको पहुंचेगा, और देरी से प्रोपेगेट कर रहा है तो वो आपके पास देरी से पहुंचेगा। यह इसका एक करेक्टर होता है साउंड के पास। लेकिन अगर बात करोगे कि हम उसमें चाहते हैं साउंड काफी तेजी से आपके पास पहुंचे, इस तेजी से पहुंचने के लिए साउंड में घर्षण जितना ज्यादा दोगे, इसमें एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और ये प्रोपेगेशन काफी फास्ट करेगा, तो कम समय में समय आपके पास पहुंच जाएगा। अगर कोई साउंड कम समय में आपके पास पहुंचता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ ऑफ द वेव और एक पीरियड कहा जाता है। द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज टर्म एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो एक जो साउंड होता है, जितने साइकिल को, मतलब एक ट्रफ एक क्रस्ट, फिर एक टफ एक क्रस्ट, एक टफ एक क्रस्ट को जितने कम समय में प्राप्त कर लेता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, मतलब 1/टाइम, यही क्या हो गया? आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लियर है? यस सर। तो अगर आप साउंड चाहते हो फास्टर एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, द हायर द फ्रीक्वेंसी, देन हायर द पिच ऑफ द साउंड। द डिफरेंस बिटवीन मेन्स वॉइस, अगर आप देखोगे जो मेन का जो वॉइस होता है और अगर देखोगे वुमेन का जो वॉइस होता है, मस्ट बी क्लियरली एविडेंस ऑफ दिस। द वॉइस ऑफ मैन हैज अ लोअर फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पुरुष के ध्वनि में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है, which contribute the deepness of the bass of the voice, and women is contrast have a voice with the higher frequency resulting in a higher sharpness or the pitch। आप देखो कि दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि वुमेन की जो वॉइस होती है, जो महिलाओं की जो ध्वनि होती है, महिलाओं की जो ध्वनि होती है, ये क्या होती है? तो पहला हाई पिच होता है और दूसरा क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे यहाँ पे 10 पुरुष बोल रहे हैं और एक महिला बोल देगी तो बगल वाला व्यक्ति को सबसे पहले महिला की आवाज सुनाई पड़ेगी। ठीक है? किसकी आवाज सुनाई पड़ेगी? महिला की आवाज सुनाई पड़ेगी, तब ये पुरुष वाले भीड़ वाली आवाज सुनाई पड़ती है। अगर 50 व्यक्ति के बीच में एक महिला का टोन आ गया तो वह पहले सुनाई पड़ता है। इसका रीजन है हाई पिच और हाई फ्रीक्वेंसी। वहीं बात करोगे मेन की, तो मेन की वॉइस में क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी होता है, लो पिच होता है, इसलिए मेन का वॉइस जो है हाईली ऑडिबल्स कभी कभी नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? पूछेगा इसका रीजन क्या है? तो फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस ओवर वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स में ये फ्रिक्शन होता है। क्लियर है? इस फ्रिक्शन के कारण ही वुमेन और मेन के वॉइस के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आइए स्पीड ऑफ द साउंड, अगर स्पीड ऑफ द साउंड की बात करेंगे तो साउंड इज अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ मीडियम थ्रू विच इज ट्रेवल। तो इस जिस मीडियम में यह ट्रेवल करता है इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? साउंड का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाइकवाइज साउंड वेव ट्रेवल स्लोएस्ट इन गैसेस मीडियम बिकॉज गैसेस आर स्प्रेड फार। देखो जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा साउंड उतना ज्यादा होगा। तो अगर ये सॉलिड है
तो सॉलिड में क्या होता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो काफी कॉम्पैक्ट होते हैं कंपेयर टू द लिक्विड और कंपेयर टू द गैस। तो साउंड लिक्विड में ज्यादा होगा तेजी से कि गैसेस में होगा कि सॉलिड में होगा? तो साउंड सॉलिड में ज्यादा होगा, क्योंकि अगर यहां से एनर्जी ट्रांसफर हुआ तो बगल में मॉलिक्यूल है, बगल में मॉलिक्यूल है, बगल में, और इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वह काफी मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए ठोस में ध्वनि जो है काफी तेज चलती है, और उसके रिस्पेक्ट में लिक्विड में और उसके रिस्पेक्ट में गैसेस में। जैसे अगर बहुत तेज से हवा बहने लगती है और तुम वहां से बोलोगे हेलो सर, तो मैं शायद आपकी साउंड को सुन नहीं पाऊंगा। या कोई व्यक्ति आप बोल रहे हो और बीच में पानी गिरा दे तो मैं साउंड को नहीं सुन पाऊंगा। लेकिन कोई व्यक्ति बोल रहा है और बीच में कोई लोहा आ जाए तो तुरंत हम फिर भी उस साउंड को हम सुन पाते हैं। इसका रीजन है कि ठोस में ध्वनि तेजी से जाता है, लिक्विड में ध्वनि उससे कम से, और गैसेस में उससे कम से। लेकिन ठोस में भी कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, कई ऐसे मेटल्स हैं जिनमें साउंड क्या होता है, चेंज करता रहता है उस मेटल की प्रॉपर्टी पे ही। अगर वह मेटल हाईली मेटालिक्स है तो वो ज्यादा साउंड जाएगा, लो मेटालिक कैरेक्टर है तो वो कम साउंड जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल, अगर आप रबर लोगे तो रबर में साउंड कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड। एयर में ले लोगे तो 355 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप देख सकते हो एयर एट 20 डिग्री टेम्परेचर ले लोगे तो 343 मीटर सेकेंड। इसका मतलब तापमान जो है ना, ध्वनि को प्रभावित करता है। ये माइंड में याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यह अगर ठोस है, ठोस में अगर तापमान दोगे तो वह क्या होगा, पिघलेगा। और पिघलेगा तो किसमें बदलने की टेंडेंसी रखता है, लिक्विड में। और जहां ठोस से लिक्विड में आया तो साउंड क्या होगा, कम होता है। इसलिए तापमान देने पर साउंड का प्रभाव पड़ता है। लेड जो है, लेड क्या कहते हैं, शीशा, शीशा में साउंड है। गोल्ड में देखो साउंड और ज्यादा है, ग्लास में साउंड और ज्यादा है, कॉपर में और ज्यादा है। और सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें प्रोपोगेट करता है, एल्यूमिनियम में। कभी आप एल्युमिनियम के तबला बजाइएगा और कॉपर का थाली को तबला बजाइएगा और ग्लास में तबला बजाइएगा और सोना में तबला बजाइएगा, देखिएगा एल्युमिनियम का थाली का साउंड काफी तेजी से निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? कभी आपने ऐसा किया है घर में, कभी थाल बजाया है कि नहीं बजाया है? मोदी के कहने पर बजाया हो कि नहीं? यस सर, बजाए थे सर। हाँ बजाए थे ना, कि वहां भी नहीं बजाए थे? नहीं सर, बजाए थे। न देश से भगा देंगे मोदी जी, जान लो, है ना। तो थाल, अगर आप एल्युमिनियम की थाल बजाओगे तो साउंड तेजी से होगा, तांबे की थाल बजाओगे साउंड कम होगा, और शीशा में बजाओगे तो टूट ही जाएगा, बजेगा क्या। सोना में तो कोई बजाएगा ही नहीं। इसका रीजन क्या है सर, एल्युमिनियम में ही अधिक क्यों? इसका रीजन यही होता है कि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो काफी कम होते हैं। ठीक है, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस काफी टाइटली बाउंड होंगे, if they are tightly bound it means there is very less intermolecular spaces, तो साउंड को लीकेज होने की संभावना कम होती है और टफ क्रस्ट लगातार प्रोपगेट करता रहता है। अगर बीच में स्पेस होगा तो ये क्या होगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। इस रुकने के कारण साउंड क्या होता है, एनर्जी है, यहाँ जाते जाते कम हो जाता है। लेकिन इसमें साउंड काफी तेजी से मूव करता है। सो एल्युमिनियम, अगर आपसे क्वेश्चन दे दे दिए गए धातु में ध्वनि की मात्रा सर्वाधिक किसमें होगी, वह दे दिया एल्युमिनियम, कॉपर, है ना, ग्लास दे दिया, या फिर गोल्ड दे दिया, तो आपको करो क्या, एल्युमिनियम। ठीक है, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है कौन, एल्युमिनियम। ठीक है, इससे ज्यादा सिल्वर में होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से फिजिकल फैक्टर है जो साउंड को प्रोपगेशन में प्रभावित करता है। पहला, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। जो वातावरण के अंदर जो टर्बुलेंस है वो सबसे ज्यादा, टर्बुलेंस का मतलब होता है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। इफ द एटमॉस्फेयर इन विच द साउंड वेव इज ट्रेवलिंग इज टर्बुलेंट, द साउंड वेव्स स्कैटर्ड ड्यू टू वेलोसिटी फ्लक्चुएशन ऑफ द मीडियम। तो अगर मीडियम में क्या है, जैसे ये बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, कम ज्यादा आर्द्रता है, इसके कारण जो है जब साउंड प्रोपोगेट करता है तो टर्बुलेंस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ये प्रभावित हो जाता है कौन, साउंड। दूसरा है विंड ग्रेडियंट। द साउंड प्रोपोगेटेड अलोंग द विंड शुड बी बेंड टुवर्ड्स while the sound propagated against the wind
वुड बी बैड। जैसे हवा की जो तेज प्रवाह अगर इधर जा रही है और आप यहाँ से बोलोगे हेलो, तो अपनी धारा के तरफ ही साउंड को लेके चला जाएगा। यहाँ पे मान लो निधि खड़ी है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हेलो निधि, पता चल गया ये साउंड चला गया मिक्की के तरफ। क्लियर है? क्यों? तो विंड ग्रेडियंट, ठीक है, इसके वजह से। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन ए वार्म एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हेयर द अपवर्ड रिफ्रैक्शन साउंड वेव्स। मतलब जहां पे आप देखोगे टेम्परेचर को जो होगा वो ज्यादा होगा, वहां पे साउंड थोड़ा तेजी से भागेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण भी कौन प्रभावित होता है? साउंड होता है। तो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, विंड ग्रेडियंट एंड टेम्परेचर, ये साउंड की ध्वनि को प्रभावित करता है। आइए अब हम साउंड को एक दूसरे रूप में देखते हैं। हमने करेक्टर ऑफ साउंड देखा। पहला क्या देखा? ध्वनि क्या है? एक वेव है। क्या है? एक वेव है। कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ये हमेशा कैसे प्रोपेगेट करता है? टफ क्रस्ट टफ क्रस्ट टफ क्रस्ट के रूप में ये प्रोपेगेट करता है। दूसरा, साउंड का जो प्रभाव है वो किसका किसका पड़ता है? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पे, विंड ग्रेडियंट पे, ओके, और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस पे इसका प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, मीडियम का भी ये प्रभाव पड़ता है। तो अगर मीडियम क्या होगा? डेंसर है, रेयरर है। तो डेंसर अगर मीडियम होगा, अगर घना होगा, सघन मीडियम होगा, तो साउंड तेजी से जाएगा। और रेयरर मीडियम होगा, अगर घना नहीं है, तो साउंड धीरे 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 प्रोपगेट करेगा। ठीक है। तीसरा चीज हम लोगों ने देखा कि जो मैन का जो साउंड होता है, मैन का जो वॉइस होता है लो पिच वाला होता है, और फीमेल का जो वॉइस होता है वो हाई पिच वाला होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, लो फ्रीक्वेंसी का होता है। इसलिए फीमेल टोन जो होता है हाईली ऑडिबल्स होता है। क्या होता है? हाईली ऑडिबल्स होता है कंपेयर टू द मेल। और इसका रीजन क्या है? वॉइस वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन। और इस जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स और फेरिंक्स के बीच में वॉइस बॉक्स होता है। गले में देखोगे तो यहाँ पे एक लंबा सा निकला रहता है, इसके बीच में ही वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है। देखो व्हाट इज साउंड वेव, अगर हम बात करते हैं तो मैंने लिख रखा है, इट इज ए पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द एनर्जी ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो साउंड वेव क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर मान लो आप यहाँ से ऐसे बोल रहे हैं ना, तो साउंड सामने ही जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर जाएगा और ये ऐसा नहीं कि इधर जाता है, क्योंकि ये प्रोपोगेशन उधर ही होता है जिधर इसका एक्शन होता है। दैट्स व्हाई इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दिस मींस प्रोपोगेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द एनर्जी वेव प्रोपोगेशन। जब कभी भी आपने जिस डायरेक्शन में एनर्जी वेव को छोड़ा है उसी डायरेक्शन में इसका प्रोपोगेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। When the atoms are set in vibration, they move back and forth. The continuous back and forth motion result in the high pressure and low pressure region in the medium. Correct? चलिए अब देखते हैं कि नेचर ऑफ साउंड क्या होता है। साउंड का नेचर किन किन बातों पर डिपेंड करता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए गिटार इज डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए ड्रम। अगर कोई व्यक्ति एक ड्रम बजाता है, ड्रम बजाए हो जी? नहीं बजाया सर। बजाना चाहिए कभी कभी। तो अगर कोई व्यक्ति ड्रम बजाता है तो उसका साउंड अलग होता है, और कोई व्यक्ति अगर गिटार बजाता है तो उसका साउंड क्या होता है? अलग होता है। तो गिटार और ड्रम बजाने के साउंड में जो डिफरेंस है वो उसके किसके कारण होता है? उसके फ्रीक्वेंसी के कारण, उसके वेवलेंथ के कारण, और उसके एम्पलीट्यूड्स के कारण। तो साउंड का जो करेक्टर, जो साउंड का अपना करेक्टर किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो साउंड जल्दी सुनाई पड़ेगा। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, वेवलेंथ किसको कहते हैं, और एम्पलीट्यूड्स किसको कहते हैं। क्लियर है? तो साउंड के दो तीन बातों को याद रखना अभी तक में।
कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, साउंड को विंड टर्बुलेंट प्रभावित करता है, साउंड को टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रभावित करता है, साउंड को एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंट प्रभावित करता है और टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रभावित करता है। साउंड की जो करेक्टर, साउंड का ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना, साउंड का कम सुनना, साउंड का ऑडिबल होना, साउंड का नॉन ऑडिबल होना, ये सारे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। दीज फैक्टर आर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। अगर हम टेम्परेचर इसमें डालें या हम इसमें विंड ग्रेडियंट डालें तो इससे कहीं ना कहीं या तो इसकी फ्रीक्वेंसी में अंतर आएगी, या तो वेवलेंथ में अंतर आएगी, या एम्पलीट्यूड्स में अंतर आएगी। अगर हम टेम्परेचर इसमें डालते हैं तो टेम्परेचर के कारण भी या तो इसके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आएगा, या तो वेवलेंथ में आएगा, या तो एम्पलीट्यूड्स में आएगा। अगर मेल वॉइस है या तो फीमेल वॉइस है तो यहाँ भी या तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, या तो वेवलेंथ होगा, या तो एम्पलीट्यूड्स होगा, बिकॉज 3 आर द मेजर कैरेक्टर ऑफ द साउंड नेचर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पहला देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जिसे F बराबर 1/T कहा जाता है। तो नंबर ऑफ रेफ्रैक्शंस एंड कंप्रेशंस दैट अकर्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। मतलब जितनी बार टफ क्रस्ट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब F बराबर 1/टाइम। इसका मतलब अगर किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो साउंड को ट्रेवल होने में क्या लगेगा, कम समय लगेगा। अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको ट्रेवल होने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड टेक्स हाई टाइम टू ट्रेवल और लो, तो क्या बोलिएगा, हाई टाइम टू ट्रेवल इन ए मीडियम। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रति इकाई समय में होने वाले विरलन और संपीड़न की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। एक तरंग की आवृत्ति का सूत्र इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, F बराबर 1/T, where F is the frequency of sound wave and T is the time period, जिसे हम लोग हर्ट्ज के द्वारा मेजर्ड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस यूनिट में मापते हैं, तो क्या होगा, हर्ट्ज। क्या होगा, हर्ट्ज। तो यहाँ पे आप नोट बनाने के क्रम में लिख लो, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, साउंड इज हर्ट्ज। क्या हो गया, हर्ट्ज। ठीक है, अब आते हैं वेवलेंथ्स। द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशंस and the refractions is known as the wavelength of the sound। जैसा कि आप यहाँ से प्रोपोगेट करते हो, एक हाफ हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये हाफ हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये हाफ हुआ, ये कंप्लीट हुआ। अगर आप यहाँ से ले लेते हो तो कंप्लीट अगर मेजर करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका एक टफ क्रस्ट, फिर टफ क्रस्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, एंड दिस वेव लेंथ ऑफ द साउंड फार्मूला इज गिवन एज लैम्डा। तो वेव लेंथ को हम लोग किससे मापते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा कहते हैं V/F, मतलब साउंड बटे फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब देखिएगा यहाँ से फार्मूला निकलता है, V/F है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड है, V द वेलोसिटी ऑफ द साउंड है। अगर किसी भी कहेगा कि कोई ऐसा ध्वनि है, जिस ध्वनि की या कोई ऐसा साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा जी, बोलिए, कम होगा। अगर किसी साउंड का वेवलेंथ अधिक है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब अगर फीमेल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब वो कम समय में टफ क्रस्ट को पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसका मतलब वह कम समय में एक व्यक्ति से दूसरे जगह पे पहुंच जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? नहीं Yes, तो sir. नहीं तो पूछोगे कि फीमेल का वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा रिस्पेक्टिव टू मेल। सर क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ अधिक है। ठीक है, तो ध्वनि की तरंग कर्मिक संपीड़न और विरल के बीच की दूरी को कहा जाता है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज द मैग्नीट्यूड
ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द साउंड वेव। अब इस साउंड वेव में मैक्सिमम कितना डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड्स कहते हैं। और एम्पलीट्यूड्स को मेजर किया जाता है एनर्जी के माध्यम से। कोई व्यक्ति देखना काफी तेजी से साउंड देता है, कोई व्यक्ति धीरे बोलता है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है उसके अंदर एम्पलीट्यूड का। और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे। हायर द एम्पलीट्यूड द हायर इज द एनर्जी इन द साउंड वेव। कहा जाता है कि कोई साउंड वेव है उसकी वो लॉन्ग या कोई यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड है जिसमें जो है एनर्जी ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी पर हम इसी एम्पलीट्यूड के आधार पर फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ह्यूमंस कैन हियर ए लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। जो मानव होता है कुछ लिमिटेड रेंज को सुन पाता है। जैसे अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, इसको आदमी क्या होता है, आराम से सुन पाता है। इसे कहता है ऑडिबल साउंड। क्या कहता है, ऑडिबल साउंड कहा जाता है। इसको हम आराम से सुन सकते हैं। अंडर लेबोरेटरी कंडीशन द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 12 हर्ट्ज एंड द हाई इज द 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड को हम लोग आराम से सुन पाते हैं। इसलिए इसको प्राश्रय तरंग कहा जाता है या ऑडिबल साउंड कहा जाता है। और इससे ऊपर वाले साउंड को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, जिसे हम लोग सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक साउंड कहा जाता है। ठीक है। अब स्पीड ऑफ द साउंड देखिए, हमने बातें कहा, पहला फ्रीक्वेंसी निकला आपका, दूसरा वेवलेंथ निकला, और तीसरा क्या निकला, एम्पलीट्यूड्स निकला। एम्पलीट्यूड डायरेक्ट एनर्जी है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, और फ्रीक्वेंसी टाइम से रिलेटेड होता है। अब हम लोग आते हैं स्पीड। स्पीड को हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बटे टाइम। तो अगर हम निकालना चाहते हैं साउंड के स्पीड को c कहा जाता है। c बराबर d/t, where d the distance traveled by the sound and t the time taken है ना टू कवर द डिस्टेंस। तो मान लो यहाँ से तुमने बोला, निधि ने बोला, और मेरे तक आने में जो समय लगा वो 10 सेकंड का लगा, और हम निधि और हमारे बीच की दूरी कितना है, 10 मीटर की है। तो क्या होगा, 10/10 मतलब 1 मीटर पर सेकंड का आपका क्या हो गया, स्पीड का साउंड हो गया। द साउंड एट which sound wave propagate through a medium is known as the speed of the sound. The speed of the sound is different in different media. The speed of the sound is highest in solid because the atom in solid are highly compressed. The interaction between the atom in a particle, देखो आपने क्वेश्चन पूछा था मिक्की क्यों होता है, highly dependent upon the distance between them, जो मैंने बताया था कि दोनों के बीच में intermolecular spaces क्या होता है, काफी कम होता है। So higher the interaction between the atoms, the quicker the energy is transferred. As the interaction of the particle is solid, it is high. Speed of the sound is faster than liquid and then gases. क्लियर है। अब देखिए कुछ मैंने आपको लिस्ट दिया है, इस लिस्ट में आप जरूर इसको याद, मेटल तो जैसे एल्युमिनियम भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, वही उसी मेटल में ज्यादा साउंड क्यों, इसीलिए पूछा। हाँ, तो उनका क्या है, इंटरेक्शन ज्यादा है। इंटरेक्शन या उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो बहुत तगड़ा है, जिसके वजह से जो होता है कि टेम्परेचर का प्रभाव, रिजिडिटी का प्रभाव कम पड़ता है और रिमेन सॉलिड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अनलेस एंड टेम्परेचर इज नॉट इंडल्ज। क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही आएगा तो सीधा इफेक्ट कर देगा। ठीक है। देखिए वाटर में 1481 मीटर पर सेकेंड इसकी साउंड की स्पीड है। एयर में बात करोगे 343 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा पूछता है हवा में ध्वनि की क्या स्पीड कितना है। कॉपर में देखिए स्पीड बढ़ा ना, देखिए हाइड्रोजन में क्या हो गया, कम हो गया। देखिए ग्लास में सॉलिड है तो बढ़ गया। ये सीधा इंडिकेशन है कि किस तरह से मीडियम से प्रभावित होता है, और मीडियम का रीजन ही होता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। मेनली साउंड के प्रोपगेशन को प्रभावित कर देगा कौन, मीडियम। या पूछा जाएगा कि किसी मीडियम में साउंड तेजी से जाता है और किसी मीडियम में कम जाता है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज मीडियम डायरेक्टली अफेक्टेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। क्लियर है, ये क्लियर हो गया ना जी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम का मतलब होता है 1/t, मतलब उसको टफ एंड क्रस्ट को कंप्लीट करने में क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। अगर ज्यादा समय लग रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो साउंड, महिला की साउंड तेजी से आती है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी पिच ज्यादा है। एम्पलीट्यूड की जरूरी नहीं है,
एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा ये जरूर नहीं, एम्पलीट्यूड ज्यादा उसी महिला का साउंड, अगर 20 महिला में किसी महिला का ज्यादा साउंड आ रहा है तब कहेंगे उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। लेकिन एक मेल और एक फीमेल में या 10 मेल में एक फीमेल का साउंड पहले आ रहा है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, तो कम समय में आपके पास पहुंच गया। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड को हम लोग देखते हैं ध्वनि का परावर्तन, आगे हम लोग खूब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन लाइट में। तो ध्वनि का परावर्तन सिमिलर वैसा ही होता है जैसा कि लाइट का होता है। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड ओबे द फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे अगर यहाँ पे तुम खड़ा हो और यहाँ पर तूने किसी बात को बोला, तो तुरंत अगर यहाँ पे कोई उसका अवरोधक है, आगे कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो साउंड उसी मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, वापस लौट जाएगा, लेकिन वो इको प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपका कमरे की लंबाई 12 मीटर तक है तो यह जबरदस्त इको पैदा करेगा। जैसे आप अगर अपने घर में कमरा आपका 10 बाई 12 का है, कमरा को पूरा खाली कर दो, जैसे कमरा को खाली करोगे तो वहां साउंड क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। बोला हेलो तो उधर से ही बोलेगा कोई हेलो, बोलता है ना जी। लेकिन इसी कमरे को इतना बड़ा कर दो और यहां से बोलो हेलो, तो उधर से आता है क्या हेलो? नो सर। नहीं आता है। इसका मतलब एक सर्टेन दूरी तक इको प्रोड्यूस होता है, उसके बाद इको प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है। और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक जगह पे होता है। जैसे लाइट में आओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं आई, इसको कहते हैं आर, और साइन आई बट्टे क्या होता है, साइन आर होता है, जिसे म्यू से निरूपित किया जाता है। ये लाइट में हम लोग पढ़ेंगे। तो साउंड में भी रिफ्रैक्शन उसी के तरह होता है जैसे लाइट में होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक ही प्लेन पे होगा, यहीं टकराएगा यहीं वापस लौटेगा। ऐसा नहीं टकरा के बाहर चला जाएगा, अगर टकरा के बाहर चला जाता है मतलब वो टकराया ही नहीं, उसके रास्ता में कोई अवरोध नहीं है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड्स का होता है। ठीक है। अगर हम लोग साउंड जब कभी सरफेस को हर्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट बैक टू द सोर्स, दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज अदरवाइज कॉल्ड इको। इको क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्शन है। तो जितना आपका साउंड जितना जोर से बोलिएगा रिफ्लेक्शन उतना ही जोर से आएगा, जितना धीरे से बोलिएगा साउंड उतना ही धीरे से आएगा। ऐसा सुना है कि नहीं आपने? आपने कभी पहले थिएटर देखा है या अभी आप जाते हो थिएटर देखने में, तो थिएटर में साउंड इको क्यों नहीं होता? इतना जोर जोर से म्यूजिक बजता है फिर भी आपको क्लियर सुनाई पड़ता है, इको नहीं सुनाई पड़ता है। ऐसा सुना है आपने? अगर थिएटर का अनुभव होगा, अगर आप मूवी देखते होगे, जाते हो कि नहीं मूवी देखने, मोबाइल पे ही देख लेते हो? सर उसमें सब चारों तरफ से स्पीकर रहता सर, इसलिए। नहीं, स्पीकर है तो चारों तरफ से साउंड और ज्यादा इको होना चाहिए। उसमें डायटम्स लगा सर रहता है। हॉल रहता है बहुत हाँ नहीं बड़ा नहीं, उसमें डायटम्स लगा रहता है। डायटम्स क्या होता है, साउंड एब्जॉर्बर होता है। देखना उसके वाल में ऐसे ऐसे लकड़ी पतला पतला लगा रहता है, और लकड़ी के बीच में हल्का हल्का जाली जैसा आपको कुछ दिखेगा अंदर में, वो कहता है डायटम्स लगा रहता है, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होने देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर कोई अवरोधक हो और साउंड इतना तेजी से जाए वो रिफ्लेक्ट होके ना आए। इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे साउंड का एब्जॉर्बर लगा रहता है, इसलिए सिनेमा हॉल के अंदर जो है वो साउंड का एब्जॉर्बर लगा रहता है। ठीक है। हार्ड द सरफेस हैव टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट साउंड व्हाइल द सॉफ्ट द सरफेस एब्जॉर्ब द साउंड। ये क्या कहता है, या जिसका वाल तो हार्ड था, इस वाल को क्या किया उसने, सॉफ्ट बना दिया। सॉफ्ट क्यों, बीच में डायटम्स डाल दिया, स्पॉन्जी होता है, ये साउंड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। If the frequency of the sound is very low, then the sound wave will not get reflected. लेकिन साउंड बिल्कुल ही कम कर दो तब तो रिफ्लेक्शन की जरूरत ही नहीं। क्लियर? यस या नो? अब देखते हैं साउंड के प्रकार। एक साउंड है इसका नाम है इंफ्रासोनिक साउंड, इसको है ना। यह साउंड क्या है, इट इज ए साउंड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 20। मतलब इस साउंड को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन इसको कौन सुन लेता है, एलिफेंट यूज इंफ्रासोनिक साउंड टू इंटरेक्ट विद द हर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम। उसकी जो आप देख रहे हो कोई शिकारी होगा ना, अगर हाथी को पकड़ने जा रहा है तो दूर से ही जो है
उसको साउंड सुनाई पड़ जाता है उसके वाइब्रेशन की, किसी के आने की, और हाथी तेजी से भाग जाता है। भगवान ने बना के रखा है क्योंकि पता है कि हाथी क्या होता है, हाथी के कान काफी बड़े होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका मतलब कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को देखना, शिकारी दबे दबे पाँव जाता है फिर भी वह दूर से उसको पकड़ लेता है, क्योंकि बेचारे हाथी को पता है कि हमें भागने में कम समय, ज्यादा समय लगेगा, हम मोटे हैं, इसलिए भगवान ने उसको एक चीज दे दिया है, क्या, कि दूर से ही तुम अपने शिकारी को पहचान लो और अपने आप को डिफेंस कर लो। क्लियर है? ठीक है। दूसरा है सोनिक साउंड, जिसको कहते हैं ऑडिबल साउंड। ये कितने के बीच में है? 20 to 20 हर्ट्ज। दिस टाइप ऑफ साउंड इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड एंड दिस मींस ह्यूमन कैन नॉट हियर। ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक साउंड। इट इज अ साउंड विथ अ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज। इसको कौन सुनता है? चमगादड़, देखो चमगादड़, अरे चमगादड़, यस हाँ सर। सर। वो सुन लेता है इस साउंड को। ये नॉट हियर नहीं लिखना, इसमें हियर लिखना है। ये कैन नॉट हियर नहीं, हियर है। ये सुन लेता है। और ये क्या है? ये भी नहीं सुन पाता है। तो हम लोग सोनिक साउंड को सुनते हैं, इंफ्रा नहीं सुनते हैं और अल्ट्रा नहीं सुन पाते हैं। लेकिन अल्ट्रा को कौन सुन लेता है? डॉग एंड बैट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे यस या नो? हाँ सर। तो यस सर। दिस इज योर ऑल साउंड। इससे साउंड से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, एक है आपका डॉपलर इफेक्ट। क्या नाम है? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को लास्ट क्लास में बता देंगे और हम लोग शुरू कर देंगे लाइट। क्या शुरू कर देंगे? लाइट। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। कम से कम इसमें 10 क्लास, इसमें 5 क्लास। ठीक है। तब आपका फिजिक्स खत्म और नैनो क्लास में 3 क्लास। फिजिक्स खत्म, वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तब तक आपका दिसंबर एंड तक वैकेंसी भी आपके सामने होगा और 20 में 20 इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? करेक्ट। तो चलिए आप लोग जाके नोट्स बनाइए। आप लोगों को पीडीएफ मिल चुका है ना? आर यू एबल टू गेट पीडीएफ? नो सर। अभी भेज रहा हूं। ठीक है, इसको नोट्स बना लीजिएगा, यस सर। क्योंकि नोट्स नहीं बनाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। सर इस वीक फिर से टेस्ट होगा सर? हाँ, टेस्ट देते रहो। टेस्ट दोगे ना, निधि कोशिश करना, खुशबू कोशिश करो। यस सर। इससे फायदा क्या होता है? वहां जाके टेस्ट देते हो, क्वेश्चन बनाते हो, तो ये फायदा होता है। इस बार तो लड़के कम थे, लेकिन इस बार लड़के आएंगे, क्योंकि एक सर का शादी था, उसने सारे लड़कों को बुला काम पे लगा दिया था इधर उधर, है ना, इसलिए आके तो टेस्ट दो। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। मैं नेहा को भेज देता हूँ पीडीएफ, नेहा से ले लीजिएगा। और यस कोई सर। और कोई शिकायत? और देखिएगा जिसका इसका पेमेंट का ड्यू है दिसंबर फर्स्ट वीक में डाल दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का 3 महीना क्रॉस कर गया है। यस सर। कोशिश कीजिएगा। देखिए काम ऐसा होना चाहिए कि डिस्टर्बेंस किसी तरफ ना हो। ठीक है। नहीं सर। यस सर। यस सर। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, मैं भेज रहा हूँ। थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू।